जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर निम्मी वाला इलेक्ट्रीशियन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज बेसिक से शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर 1 से। NSQF लेवल 4 का जो ITI लेवल का जो बेसिक्स है उससे हम शुरू करने वाले हैं। बुक्स कौन सी आपको रेफ़र करनी है, सारा कंटेंट कहाँ से आपको प्राप्त करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो जो चैप्टर का जो पहला इंट्रोडक्शन, हमारे चैनल का जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स मेंशन करी हुई है। आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी बुक पे आपको प्रेफर करना है। और ये NSQF लेवल 4 की ही बुक क्यों प्रेफर करी गई, क्योंकि यही एकमात्र बुक है जो कि हिंदी माध्यम पे पोर्टल पे अवेलेबल है। NSQF लेवल 5 की जो बुक है वो जो सारी 5 की अपडेटेड या पुरानी बुक्स हैं वो सारी इंग्लिश मीडियम पे अवेलेबल, इसीलिए हम NSQF लेवल 4 की हिंदी मीडियम की ITI की जो बुक है उससे हम आधार मानते हुए बाकी अपनी सारी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लेवल 5 का जो मेन जो 90% सिलेबस आपको कवर करता है, इसमें तो खैर बहुत कम सिलेबस है, बेसिक्स बस है बहुत, वो हम सब कुछ उससे अपन प्रेफर करेंगे। और उससे प्रेफर करने के साथ साथ हम इसे आधार मानते हुए, हिंदी मीडियम की बुक को आधार मानते हुए सारा कंटेंट मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। जो जैसा कंटेंट कम पड़ेगा, मुझे इस बुक से कम पड़ेगा, वैसे ही मैंने ऐसे देखिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, वो सारा कंटेंट आपको ऐसा नोट्स बनाते हुए PPT के माध्यम से आपको सारा कंटेंट आपको डिलीवर कराऊंगा। लेवल 5 की बुक है, जो पुरानी वाली बुक है ये मुझे ऑनलाइन मेरे पास अवेलेबल है। बाकी अभी हम NSQF लेवल 4 की जो बुक है, क्योंकि 5 की जो भी बुक है NSQF लेवल 5 की वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ाई आज से। तो पहला चैप्टर है पावर। इसमें बेसिक मतलब नाम है इस चैप्टर का पावर। एक यूनिट जो है यूनिट 1 पावर है। इस बुक यूनिट में बहुत सारा कंटेंट है, सेफ्टी से रिलेटेड है, शायद टूल्स भी इस यूनिट पर रिलेटेड है, बेसिक्स इसमें रिलेटेड है। हम शुरू करने वाले हैं आज से पढ़ाई। तो ये जो है शुरू से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, CTS क्या होता है, ITI से रिलेटेड होता है, CITS जो होता है वो सारी चीज़ें होती है, वो इंस्ट्रक्टर के लिए होती है, उसमें 1 साल का कोर्स होता है, सारी चीज़ें। ये 2 साल का होता है, NCVT, SCVT, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं, ये सब सारी डिटेल 8वीं 10वीं 12वीं की बात करी जाती है, ये सब आपको शायद पता होगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। OMR वगैरह इसमें लिखा हुआ है कि OMR से एग्जाम होता है। अब तो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे। पहले तो माइनस मार्किंग वगैरह भी होती थी, अब तो माइनस मार्किंग भी बंद हो गई। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट साल में एक बार एग्जाम कराता है, अप्रेंटिसशिप वगैरह होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ITI का कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। आप शायद रीड कर लीजिएगा एक बार एज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको अगर नहीं भी होगी तो शायद वो क्लियर हो जाएगी। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम अपन इसमें समय वेस्ट ना करते हुए हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है हर एक पॉइंट की, एक एक चीज़ों की, वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ में जो रोल्स होते हैं, जो स्कोप होते हैं इलेक्ट्रीशियन के, आगे कैसे काम करेंगे आप, कैसे सारी चीज़ें को प्रेफर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ में समझाऊँगा। ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी का बेसिकली आपको समझाऊँ ना, तो इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रीशियन की जो जॉब है, इसे पे स्केल तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मानूँ तो लगभग 25,000 प्लस मिनिमम बोल रहा हूँ। 25,000 प्लस से मैंने मतलब 50,000 प्लस भी जाता है, सिटी पे डिपेंड करते। जैसे दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त पोस्टेड हैं, तो मतलब UP में हैं कुछ दोस्त हैं, तो लगभग 45,000 25 to 45 50 इन हैंड आपको मिल ही जाता है। ठीक है, मिनिमम 25 बताया, 45 50 प्लस वो जाता है, मिल जाता है। मैंने खुद देखा है, बेसिक इन हैंड आपको इतनी आ जाती है सैलरी। ठीक है, अब आप सोचें कि ITI हम क्रैक कर लें तो हमें डेस्क जॉब मिल जाएगा, हमें कंप्यूटर सिस्टम पे बैठने मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ रहता है अवेलेबल, आप कर सकते हैं। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आपको फील्ड पर भी जाना पड़ सकता है, चाहे वो मीटर रीडिंग के रिलेटेड हो या फिर आपको कोई फॉल्ट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो, आपको फील्ड पर जाना पड़ सकता है। फॉल्ट आएगा तो आपको सारा फॉल्ट रिपेयर करते आना चाहिए। आपको सीढ़ी पर भी करना पड़ेगा, आपको गाड़ी से भी जाना पड़ेगा, आपको 11 kV की लाइन है तो फिर आपको बड़ी ऊंची सीढ़ी पर भी चढ़ना, सब कुछ आना चाहिए। आपकी हेल्थ वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, आपको सारा फिजिकली टास्क करना ही पड़ेगा। आप ऐसे एज ए JEE अगर आप सोचें कि आपको कुर्सी पर बैठने मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जॉब लगने के बाद आपको फील्ड पर उतरना ही पड़ेगा। मोस्टली केसेस पर तो यही होता है। अब आप लकी हों कि आपको अगर डेस्क जॉब मिल जाती है तो आप बहुत लकी होंगे कि आपको ITI रैंक की पढ़ाई, ITI लेवल की जॉब करने के बाद आपको डेस्क जॉब मिल रही है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब में कि आप रोज़ परेशान नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं। अगर आप परमानेंट जॉब लगते हैं तो फिर आपके नीचे वो हैंड पे हैंगे, तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आप मोस्टली 90% फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। तो आपको इतना तो वर्कलोड नहीं आएगा, कंपेरेटिवली कम ही आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता के चलो कि आप मेंटलिटी ऐसा ना बना के चले कि आपको डेस्क जॉब करी हमेशा। पता नहीं क्या पॉप आ रहा, कोई ना, बाद में रिजॉल्व करा जाएगा। अभी तो हम पढ़ाई कंटिन्यू करें।
चलिए अब शुरू होने वाली अपनी पढ़ाई। यहाँ से नीचे आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लिंक करते हुए रीड कर रहा है, पहले तो अच्छा चल रहा। चलिए ठीक है, अब शुरू हो रही है हमारी पढ़ाई। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। विद्युत एक उत्तम सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी। अब तो हिंदी का स्टेटमेंट है, सब समझ सकते हैं। हम सिर्फ रूल्स पे आते हैं। ये तो क्या, केवल योग्य व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। देखिए अब पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर एक टॉपिक का जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब पहला पॉइंट जो है, केवल योग्य व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। अब देखिए, अब अगर आपको कोई मोटर स्टार्ट करते नहीं आता है, आप फिर भी उसमें चले गए, डायरेक्शन की आपको नहीं नॉलेज, आप उसमें काम करने लगे, आपको फिटिंग करते कोई अप्लायंस को नहीं आता है, हो सकता है अप्लायंस टूट जाए, खराब हो जाए। इसलिए आपको अगर समझता है तो ही आप विद्युत से रिलेटेड कार्य करें। नहीं तो अगर आपके सामने कोई अप्रेंटिसशिप हो, आपको कोई मैन पावर हो, साथ में काम कर, उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको भी नहीं है, तो उस कार्य को ना करें। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप उस कार्य को फिनिश करें, नहीं तो आप उस कार्य को आपको स्टार्ट ना करें। ठीक है, लाइव चालू परिपथों पर कार्य ना करें। देखिए, चालू लाइन पे कभी बिजली का कोई कार्य ना करें, चाहे वो घर का मेंटेनेंस हो, चाहे वर्कशॉप का मेंटेनेंस हो, चाहे कोई भी लाइन हो, आप प्रॉपरली उसे चेक करें। अगर आप 11 kV 33 kV आप ट्रांसमिशन लाइन पे या फिर हैवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे आप 11 kV पे 3.3 6.6 पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे पहले डिस्चार्ज करें, उसके बाद ही उस लाइन पे चढ़ें। और घर का काम है तो पहले MCB ट्रिप करें, उसके बाद ही आप घर के 6 एम्पियर का भी स्विच हो, चाहे छोटा स्विच हो, बड़ा स्विच हो, 16 एम्पियर का सॉकेट हो, कुछ भी हो, रेगुलेटर फैन हो, या फिर फैन का भी आपको कैपेसिटर रिप्लेस करना, आप पहले आप चेक करें कि एक टेस्टिंग लैंप से की सप्लाई तो नहीं है। सप्लाई कट होने के बाद ही आप उस पर सर्किट में कार्य करेंगे। विद्युत परिपथों, तीसरा पॉइंट, विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा PVC रोधित हैंडल पेचकस का प्रयोग करें। एक हैंडल, पेचकस, प्लायर, जो सारे टूल्स जो हैं आपके, ये सारे टूल्स जो होते हैं इंसुलेटेड होने चाहिए। देखिए, आप अगर हैवी लाइन पे काम कर रहे हैं, हाई वोल्टेज लाइन पे काम कर रहे हैं, तो इंसुलेशन तो डबल होना चाहिए, बल्कि स्लीव और आपकी प्लायर पर भी डबल स्लीव चढ़ा रहना चाहिए। पर अगर आप नॉर्मल ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो फिर आपके इंसुलेटेड होना चाहिए। आपके सारे टूल जो इलेक्ट्रिकल के, प्लायर का जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, उसमें आप देखते हैं उसकी टिप जो होती है, हैंडल समझ लीजिए, ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर का आपका जो हैंडल है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, आपको थोड़ा सा मैं इसमें समझा के देता हूँ। अगर आपको समझिए, आपका पेचकस है, आपका स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, आपका स्क्रू ड्राइवर। अगर आपका स्क्रू ड्राइवर है आपका, यहाँ से आपका हैंडल शुरू हुआ है, ये आपका हैंडल शुरू हुआ है, आपका हैंडल यहाँ से यहाँ तक है। अब सिर्फ आपका हैंडल तो हो गया इंसुलेटेड, ये आपका हैंडल तो इंसुलेटेड हो गया, यहाँ पे इंसुलेशन रहेगा आपका हैंडल। बट अगर आप गलती से यहाँ पर आपने टच कर दिया, इस एरिया पे आपने टच कर दिया, इस पोर्शन आपको टच कर दिया, और यहाँ पे लाइन चालू है, इन केस आप कर रहे हैं काम, परिपथ आपका बंद नहीं कर सके, परिपथ चालू है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो फिर यहाँ से पूरा लगभग यहाँ से लगभग आपका, अगर चाहें तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ से पूरा आपका कॉम्बिनेशन जो आपके स्क्रू ड्राइवर है वो इंसुलेटेड रहना चाहिए। यहाँ पर आप स्लीव चढ़ाएं या फिर PVC टेप एटलीस्ट आप इस पर यहाँ पे रोल करें, ताकि ये आपका स्क्रू ड्राइवर इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड रहना चाहिए। आपके टूल्स सेफ्टी से काम करें, जब भी लाइन परिपथ को काम करें सेफ्टी के साथ काम करें, टूल्स आपके प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होने चाहिए, ठीक है। सोल्डरिंग करते समय गर्म सोल्डर वाले लोहे को अपने स्टैंड पर रखें। अरे स्टैंड तो हर किसी के पास अवेलेबल हो ना हो, ऊपर से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप डेली का कोई आप वर्कशॉप में काम करें, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में, वहाँ पे आपको डेली सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ रही, तो तब तो आपको सोल्डर जो है चाहिए, सोल्डरिंग आयरन जो चाहिए वो थर्मोस्टेट वाला चाहिए। टेम्परेचर फिक्स रहे, टेम्परेचर आप उसका नॉब रहे, टेम्परेचर आप सब टेम्परेचर बढ़ा सके, कम कर सके, ये सारी अवेलेबल रहनी चाहिए, वो तो बेटर है। नहीं तो फिर आपको बार बार स्विच बंद चालू करना पड़ेगा, उसे सप्लाई काटना पड़ते रहना पड़ेगा बार बार। और अगर आपके पास इफ इन केस अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, तो आप एक टेम्परेरी सैडल लीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टेम्परेरी सैडल जो लीजिए, अपना सैडलिंग करते हैं वैसा सैडल होता है, इसके बीच हम पाइप थ्रू करते हैं, फिर सैडलिंग करते हैं 60 सेंटीमीटर गैप आपने देखा होगा। ये सैडल जो होते हैं, लोहे के सैडल जो होते हैं, ऐसे सैडल होते हैं। अब इस सैडल को आप एक काम करिए, ऐसा लंबा आपके पास सैडल होगा, इस सैडल को समझिए ये आपका सैडल है, इस सैडल को इस पोर्शन से यहाँ से आप इससे थोड़ा सा ऐसा हैमरिंग के थ्रू सहायता से इसका ऐसा बेंड करिए, तो ये आपका सैडल बन जाएगा इस आकार का।
अब इस आकार का बनने के कारण ये सैंडल यहाँ से पिचक चुका है, दब चुका है, कंप्रेस हो चुका है। इस पोर्शन पे आप अपनी सोल्डरिंग आयरन रख सकते हो। यहाँ पे आप अपना ब्लॉक रख दीजिए, वुडन ब्लॉक रख देंगे तो फिर आपका सैडल को सपोर्ट मिल जाएगा। ये आपका कहीं ना इधर साइड ड्रॉप होगा, ना ही लेफ्ट साइड राइट हो, ना ड्रॉप होगा। हो सकता है यहाँ पर अगर केबल वगैरह पड़ा हुआ और आप केबल की सोल्डरिंग करें, वो केबल हो सकता है अगर ये इस पर गिरा तो केबल आपका जल सकता है। और केबल हो सकता है यहाँ ज़्यादा लेंथ है, यहाँ ज़्यादा लेंथ है, केबल आपका ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, सर्किट स्विच को बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलने या निकालें। अरे अब देखिए, कुछ घरों में आजकल तो मोस्टली घरों में आजकल तो एमसीबी यूज़ हो रही है। ईएलसीबी महंगी आती है तो आपको ईएलसीबी लगाना चाहिए। सबसे पहले ईएलसीबी लगाएं, उसके बाद एमसीबी लगाएं। ईएलसीबी अर्थिंग होना चाहिए, घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर अब कुछ घरों में डीपीआईसी टीपीआईसी भी होती है, तो फ्यूज़ वगैरह रिप्लेसमेंट करने जाए, आप अगर रिपेयरिंग करें, आपके घर में पुराने घर हैं तो आपके घर में फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ से पहले फ्यूज़ के नीचे से इनकमर आता है, जैसे आपका एनर्जी मीटर निकलता है, एनर्जी मीटर से सप्लाई जाएगी। एनर्जी मीटर लगा हुआ आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से सप्लाई जाएगी आपके यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स डीपीआईसी या टीपीआईसी में जाएगी। अब डीपीआईसी टीपीआईसी के बाद जाएगी यहाँ पे आपके एमसीबी में, और पर्टिकुलर रूम का यहाँ से सप्लाई आपके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर्टिकुलर सर्किट। तो फिर ये जो आपका मीटर है यहाँ पे जो मीटर है, ये मीटर से आपकी सप्लाई गई फ्यूज़ बॉक्स में। अब फ्यूज़ बॉक्स या फिर इससे कहते हैं टीपीआईसी टीपीआईसी, यहाँ पे एक घोड़ा होगा, नॉब होगा एक घोड़ा। ये इस नॉब को अगर आप यहाँ से कट कर दे सप्लाई, तो ऊपर यहाँ से ऊपर जाना सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके फ्यूज़ होंगे, तब उसके बाद ही आप फ्यूज़ का रिप्लेसमेंट करें। इस घोड़े को, इस स्विच को, इस हैंडल को ऑफ करने के बाद ही आप सप्लाई स्विच करें। और आगे का परिपथ भी यहाँ से आप पूरा स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डीपीआईसी अर्थिंग लगी हुई है, यहाँ पे डीपीआईसी वगैरह यहाँ लगी हुई है, तो फिर यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। एमसीबी वगैरह लगी है, चलते परिपथ में फ्यूज़ चालू परिपथ पे ना डालें। पता लगा आपने फ्यूज़ कैरियर निकाल लिया है, जला हुआ फ्यूज़ आपका गर्म है, आपने निकाल लिया फ्यूज़ डाल के जैसे करें, बहुत जम के हाथ में आपके हो सकता है हाथ में स्पार्क आ जाए। अब किस इंटेंसिटी पे लोड डाला उसमें कोई शर्ट ही नहीं। ठीक है, लैंप को टूटने से बचाने के लिए और गर्म बल्ब के संपर्क में आने वाली ज्वलनशील पदार्थ के बचने के लिए लैंप गार्ड के साथ एक्सटेंशन तार का उपयोग करें। चलिए, लैंप जो होता है, टेस्टिंग लैंप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टेस्ट मोस्टली 60 वाट का होता है, 60 वाट या 100 वाट हम मतलब मोस्टली यूज़ करते हैं। टेस्ट लैंप रहना चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो एक आपके पास मल्टीमीटर, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो टेस्ट लैंप एटलीस्ट रहता है। तो टेस्ट लैंप की हो सकता है आपको ऊपर से जाली, एक जो फ्रेम्स आता है, आयरन का फ्रेम आता है, वो आप हर जगह पहले तो मिल जाता था, बट आजकल मिलना उतना ईजी नहीं है। तो वैसे भी वो लोहे का होता है तो ईजिली मिलता नहीं, तो नहीं मिल पा रहा था। एटलीस्ट जो आपका टेस्ट लैंप है, टेस्ट लैंप के ऊपर जो 60 वाट का येलो कलर का जो बल्ब आएगा, उस बल्ब का जो प्लास्टिक जो उस बल्ब का जो खड्डा होता है, उसका जो कवर होता है ब्राउन कलर का पेपर का होता है, उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। वो एटलीस्ट आपको थोड़ी सेफ्टी प्रदान करेगा। और बल्ब होल्डर के साथ आपका जो इंसुलेटेड जो बढ़िया अच्छा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का लगभग 1.5 mm का या फिर 2.5 mm का, जो आप कम से कम 1.5 mm तो यूज़ करिए ही करिए, 2.5 mm हो तो बेटर है। 2.5 mm का आप उसके साथ इंसुलेशन तार यूज़ करें और सब कुछ इंसुलेटेड रहना चाहिए। और उसके टेस्ट लैंप के ऊपर कोशिश करें कि आपको कवर मिल जाए बल्ब के ऊपर, या तो फिर बल्ब कवर नहीं मिल रहा है, लोहे का कवर नहीं मिल रहा, जाली की फ्रेम नहीं मिल रहा, तो आप उसे एज अ कार्डबोर्ड जो उसका आता है साथ में बल्ब के साथ, उस कार्डबोर्ड को एज इट इज़ रहने दे। आपको विजिबिलिटी इतनी मिल जाती है कि आपको कंटिन्यूटी पता लग जाएगी, कंटिन्यू टेस्ट कर। ठीक है, अब और नीचे पॉइंट आते हैं। सॉकेट, प्लग, स्विच और उपकरणों जैसे एक्सेसरीज का उपयोग तभी करें जब वे अच्छी स्थिति में हों और सुनिश्चित करें कि उनके पास BIS ISI का निशान। अच्छा, BIS इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक मानक पैमाना बना गया है। जैसे कोई चीज़ क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, ये पैमाना डिसाइड करता है कि मिनिमम इसकी क्वालिटी इससे बेटर होनी चाहिए। इस पैमाने के अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है,
अच्छे से रजिस्टर, जैसे अच्छी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है उनके सारे टूल्स जो होते हैं, जैसे टपारिया बहुत नाउन कंपनी, उसके सारे टूल्स BIS नियमों को फॉलो करते हैं। मिनिमम एक क्वालिटी चेक होता है, वही इस अच्छे क्वालिटी चेक से पास करे हुए इक्विपमेंट्स ही आप यूज़ करें, टूल्स यूज़ करें, सारी जो मटेरियल वायर यूज़ कर रहे हैं, सारे स्विचेस वगैरह सारे BIS हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कंपनी है आपके प्रोडक्ट की, वही आप यूज़ करें, वही आप अप्लायंस में लगाएं और आप भी खुद भी यूज़ करें। मानकीकरण के तहत BIS IS चिन्ह सामान के उपयोग करने की आवश्यकता को समझाया गया है। ठीक है, वो आगे समझाया गया, मतलब नॉर्मली उसमें जो बताया वही उसका मीनिंग। स्विच पैनल्स, नियंत्रण गियर्स इत्यादि पर कार्य करते प्रचालन के समय रबर की चटाई का खड़े हुए। ठीक है, अब अगर आप हैवी स्विच गियर ऑपरेट कर रहे हैं, स्विच गियर ऑपरेट कर रहे हैं, 160 एम्पियर का स्विच है, MCCB है, अगर आप कार्यशाला में वर्क कर रहे हैं, वर्क प्लेस से वर्क करें, पैनल रूम है, तो बहुत ज़्यादा एम्पियर के स्विचेस होते हैं। अब कब कहाँ स्पार्क हो जाए, कब क्या फॉल्ट हो जाए, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती, बट आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि जहाँ पैनल लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल पैनल, उसके नीचे रबर मैट होनी चाहिए। वो आपको सिर्फ आपके शूज़ है, वो आपको बहुत प्रॉपर इंसुलेशन नहीं देते। हाँ, छोटी मोटी घर की जो अप्लायंस है उसमें आप शूज़ वगैरह आप पहने हुए हैं तो हाँ वो आपको इंसुलेशन देंगे, बट इफ़ इन केस आपको अर्थ लीकेज हो जाए तो हैवी एक KV का लाइन जा रही है तो आपके शूज़ भी बर्न हो सकते हैं। इसीलिए शूज़ के आप पहने, हमेशा शूज़ पहने रहें, आप हाथ पे रबर ग्लव्स भी पहने, और 11 हैवी लाइन पे, हैवी वोल्टेज की लाइन पे काम कर रहे हैं और नीचे रबर मैट होनी चाहिए आप जब भी आपके पैनल के सामने ऑपरेशन कर रहे हैं। सीढ़ी पर दृढ़ भूमि पर खड़े, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी से बहुत बेसिकली भी हादसे हो जाते हैं। कई बार एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ हम यूज़ कर लेते हैं जो कि स्लाइड होती है, बहुत ज़्यादा इजीली स्लाइड हो जाती हैं। अगर हम फर्श पे नॉर्मली सीढ़ी को रखा हुआ है, हमने फर्श आप टिकाया हुआ है और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है और नीचे से पॉइंटेड है वो सीढ़ी, तो वो नीचे स्लिप हो जाएगी। ध्यान दें, अगर आप 2 जन हैं तो नीचे किसी और इंडिविजुअल को बोलें कि भाई आप प्लीज़ सपोर्ट करें नीचे साइड से, मैं अगर ऊपर चढ़ रहा, सीढ़ी स्लाइड ना हो, और वो पकड़ कर रखें चढ़ते उतरते समय। सीढ़ी की हमेशा आप मेंटेन रखें, सीढ़ी को वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। डांस मतलब एक पैर छोटा एक पैर बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा का आप ध्यान रखें, मेंटेन रखें अपने सारे इक्विपमेंट्स में। उच्च बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग करें। हाँ देखिए, अगर आप 11 kV 33 kV की लाइन पे फॉल्ट आया, अगर आप चढ़ें तो उनके पोल्स की हाइट नॉर्मल पोल्स जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसमें 3 फेज लाइन करती है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन चल रही होती है, 3 तार होते हैं और इनकी हाइट्स नॉर्मल खंभों से ज़्यादा होती है। जब आप प्रैक्टिकली नीचे से देखें तो ये नॉर्मल दिखते हैं अगर आप नीचे से देख रहे हैं, पर अगर जब उस हाइट पर चढ़ते हैं और आपसे काम करना पड़ता है, टूल्स होते हैं आपके पास, तो आप एक सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आपके साथ जो नीचे आपको रैंप रहेगा, आप जिसके रैंप की सहायता से आप ऊपर चढ़ेंगे, उस रैंप की जो प्लेटफॉर्म रहेगा उस पर आप खड़े होंगे, उस पर आप कमर आपका सेफ्टी हार्नेस बेल्ट को टाई करके रखें कि आपका टूल्स जो है आप उस समय उस हाइट पे भी नीचे आपके जो सहयोगी हैं उन्हें आपके एग्जैक्टली नीचे ना खड़े हों। अगर ऊपर से प्लायर अगर गिरता है या फिर आप कोई भी टूल्स वो ऊपर से पिन के स्लिप होता है हाइट से, आप अगर जो कैरी कर रहे हैं वो नीचे गिरता है तो वो उनके सर पर लग सकता है और बहुत 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 गंभीर चोट आ सकती है। इसलिए आपके साथी को कहें कि वो नीचे ना खड़े रहें, आसपास ना खड़े रहें, और आप जब भी ऊपर हाइट पर चढ़े सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आप कमर पे लगाएं। कमर के उस बेल्ट को आप अपनी पुली जो है आप जिस पे रैंप पे आप चढ़ रहे हैं उस रैंप पे सपोर्ट करें। ठीक है, घूर्णन यंत्र के चल भाग पर कभी अपने हाथ को ना रखें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप घूर्णन यंत्र मतलब घूमने वाला रोटेशन, जो यंत्र में रोटेशन होता है, जो यंत्र घूमता है, जैसे मैं इसके बेसिकली आपको मोस्टली बताऊंगा, जो आप मोस्टली होता है फॉल्ट जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, अब जो कटर होता है, ग्राइंडर कटर, घूर्णन यंत्र में ग्राइंडर कटर को ही बोलूँगा, समझिए कटर है, एक कटरिंग मशीन है। ये कटिंग मशीन आप कोई ऑपरेट कर रहा है, इसकी घूमने की दिशा ये है। अब मैंने 90% आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है, इसके ऊपर एक सेफ्टी गार्ड होता है। ये सिर्फ नई मशीनों में लगा के लोग यूज़ करते हैं और इसके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इस गार्ड को लोग जो होते हैं वो निकाल देते हैं ग्राइंडिंग मशीन से। पर अब ये रोटेशन तो हो रही है, किस दिशा में रोटेट, इस दिशा में रोटेट हो रही है, तो इसकी जो स्पार्क्स होती हैं, अगर यहाँ पे कोई आइटम ये कटिंग हो रही है, इससे कोई प्रोडक्ट इससे कट हो रहा है, तो इससे चिंगारियाँ निकल स्पार्क से निकलती है, ऐसी स्पार्क ऐसी हर रोटेशन में निकलती है। बट ये ब्लेड अगर इफ़ इन केस टूटता है, इफ़ इन केस अब देखिए तो कटर है, टूटता है, तो यह ब्लेड उचट के जस्ट आपके, अगर आप सामने हो तो आप अगर यहाँ खड़े हों
तो इतनी डेडली होती है कि आपकी जान तक जा सकती है। रेट आपको इतनी जम के आप बुलेट एज अ बुलेट आपको पड़ेगा ये ब्लेड ग्राइंडर ब्लेड। तो कभी भी घूमने वाली वस्तु के जस्ट सामने अगर कटर कहीं भी चल रहा है, आप प्रैक्टिकली ध्यान दें, आप वर्कशॉप में काम करें कहीं भी, जहाँ भी कटर हैंड कटर रोटेशन हो रहा है, आप उसके जस्ट सामने कभी खड़े ना हो। आप लेफ्ट में आप खड़े हो या राइट में खड़े हो, या फिर आप उन्हें जो कार्य कर रहे हो उसे बोले भाई प्लीज़ आप इसे गार्ड लगाने के साथ साथ यूज़ करें। फिर भी अगर टूटते तो फिर भी ये इसके सामने तो कभी कभी गार्ड है भी, तब भी इनके सामने कभी खड़े ना हो। और दूसरी अगर रोटेशन वाली कोई चीज़, जैसे जनरेटर है, जनरेटर का आर्मेचर अल्टरनेटर जो अल्टरनेट आपका जनरेटर कर रहे हैं, जनरेटर के यहाँ पे व्हील होता है, वो व्हील भी रोटेट, इसे कभी चलते व्हील में ऐसे हाथ ना लगाएं, कभी भी कोई घूमने वाली वस्तु पर हाथ ना लगाएं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कोई मशीन या उपकरण की ऑपरेशन प्रक्रिया को पहचान करने के बाद ही संचालन करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपको कोई मशीन आपको पता नहीं है, अब जैसे हमें 3 फेस मोटर लगी हुई है किसी मशीन में, अब वो सक्शन भी करती है, एयर का सक्शन भी करती है और एयर का फ्लो भी करती है। अब आपको पता नहीं है, आपको बोलेंगे एक तो कनेक्शन कर दीजिए। अब आपने उन्हें आपको चलाने का मुझे आता नहीं है, आपने उसे एज अ टेस्टिंग आपने उसे रन कर दिया। अब आपको ये आपने रोटेशन जैसा डिसाइड नहीं करी, हो सकता है आगे वो सक्शन करने के लगाएगी, बट आपने रोटेशन करने के कारण अब वो एयर प्रेशर फेंकने लगे और आगे किसी व्यक्ति का कोई इक्विपमेंट जुड़ा हो, इससे उसका लॉस हो जाए। या फिर आपको स्टार्टर चलाते नहीं आता, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर वाला ऑटोमेटिक डेटा स्टार्टर चलाते नहीं आता और आप उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आपको अगर कोई अप्लायंसेस का नॉलेज नहीं है, कोई इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं है, तो जैसे अब ग्राइंडर कटर अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड करता, हर कोई ग्राइंडर कटर चलाना ऑपरेशन नहीं जानता, वेल्डिंग हर किसी को नहीं आती है, तो आप वेल्डिंग करना शुरू कर दें। ऐसा इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेल्डिंग नहीं आती, वेल्डिंग मशीन का उपयोग ना करें। ग्राइंडर कटर चलाते नहीं आता, कटर चलाते नहीं आता, तो आप उससे का उपयोग ना करें। ठीक है, 3 पिन सॉकेट और प्लग के साथ सभी बिजली के उपकरणों के लिए हमेशा अर्थ कनेक्शन का उपयोग करें। देखिए 3 पॉइंट जो होते हैं, ये मैं एक बार आपको फिर से समझा दूँ। एक बार 3 पॉइंट जो होते हैं, मैं इसे डिलीट करूँ, यहाँ से पहले क्लियर करूँ थोड़ा सा बोर्ड। देखिए 3 टर्मिनल्स होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। ये होता है ऊपर वाला बड़ा अर्थ, और यहाँ पे होता है छोटे छोटे 2 साइज के। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा सरफेस एरिया में बड़ा होता है, ये होता है अर्थिंग, ये होता है अर्थ। राइट हैंड साइड वाला हमेशा होगा फेस, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट जो होगा ये होगा न्यूट्रल। ये सॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये होगा न्यूट्रल। अर्थ का सरफेस एरिया आप हमेशा देखिए बड़ा रखा जाता है, अर्थ का सरफेस एरिया हमेशा नॉर्मल, ताकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, आप अगर हर घर में अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप कूलर ऑपरेट कर रहे हैं, आप कूलर ऑपरेट कर रहे हैं, आप कूलर आपका समझिए, यहाँ पे आपको कूलर लगा हुआ है। कूलर में पानी का टब रहता है, पानी का टब रहता है, कूलर रहता है। ठीक है, कूलर रहता है और आप ये कूलर रोटेट करता है और यहाँ पे पानी की एक मोटर रहती है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन गया यहाँ से, समझिए यहाँ से 2 वायर जा रहे हैं, एक जा रहा है रेड, एक जा रहा है रेड जो कि आपने कनेक्ट कर दिया फेस में, एक जा रहा है न्यूट्रल, एक जा रहा है इसी का, ये वाला जा रहा है न्यूट्रल, ये आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ आप इस कूलर को, अब आप समझिए, अब इसी व्यक्ति का कनेक्शन किया आपने, अर्थिंग नहीं की हुई 3 पॉइंट में। ठीक है, अब इफ इन केस इसकी बॉडी में पानी के कारण, इसकी बॉडी में पानी के कारण यहाँ पर इसकी बॉडी से इसमें मोटर लीकेज है, मोटर लीकेज होने के कारण इसकी बॉडी में करंट आ रहा है। यहाँ पर इसकी बॉडी, फुल बॉडी में यहाँ पे करंट फैला हुआ। अब करंट तो बहुत डेंजरस होता है। अगर आप गलती से यही फॉल्ट पूरी बॉडी में, लोहे की बॉडी तो रहती है, यही फॉल्ट रेफ्रिजरेटर्स में, घरों में भी आता है। अब पूरी बॉडी में से करंट फैला, अगर आप गलती से आकर आपने इसे टच कर दिया तो, और आपके नीचे से अर्थिंग घरों में, आपके नीचे पैर खुले हैं आपके, आप इंसुलेटेड नहीं है, तो आपको एक झटका लगेगा। ठीक है, ये झटका मतलब अगर आप आगे बताऊंगा मैं, अगर कोई छोटे बच्चे को लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर चलिए ये फॉल्ट आ गया, इफ इनके घरों में इंसुलेशन, आपका जो हीटिंग रॉड वगैरह अपना इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग रॉड वगैरह की सेफ्टी के लिए भी बाथरूम वगैरह में अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में या कहीं भी हो, आप अर्थ हमेशा लगाएं, कार्य करें तो। ठीक है, अब ये अर्थ होता है, अब इसकी बॉडी से हम इसको जोड़ देंगे अर्थिंग पर। ये हमेशा ग्रीन कलर की यूज़ करी जाती है,
ये होती है ग्रीन कलर का तार, ये वाला तार होता है हमेशा ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा 3 फेज तार जो होता है ये ग्रीन कलर का तार होता है। ये तार हमेशा ये होती है ये 3 फेज 3 कोर की जो केबल होती है ये होती है फेज, न्यूट्रल और ये वाला होता है अर्थ। अब अगर अर्थ कैसे टेस्टिंग करते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और सिखा दूँ। अगर आप टेस्ट लैंप यहाँ पर लेके आएंगे, टेस्ट लैंप अगर यहाँ पर लगाएंगे, टेस्ट लैंप समझिए आपके कोई बल्ब है, अगर बल्ब का आपको फेज तार में एक तार यहाँ जोड़ा आपने और एक तार यहाँ जोड़ा आपने, अर्थ में जोड़ा। अगर अर्थिंग प्रॉपरली है तो ये बल्ब जलेगा, ब्राइट होगा, ब्लो होगा। अगर अर्थिंग नहीं है तो आप अर्थिंग ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। ये फेस और अर्थ के बीच में आप टेस्ट करेंगे तो ये जलेगा। न्यूट्रल अर्थ के बीच में ये तो ब्लो नहीं करेगा। और यही बल्ब का अगर आप फेस और न्यूट्रल के बीच में लगाएंगे तो यहाँ पे भी तो जलता ही है, पर अर्थ में भी ये जलना चाहिए, मतलब अर्थिंग आपके घर की प्रॉपर है। आप ऐसे अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अर्थ लगी रहती इस वक्त तो फिर आप अगर इसे टच करते तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि वो जो सारा लीकेज करंट जो होता है इस अर्थ के माध्यम से ये अपनी धरती पर चला जाता है। और ये जाके घरों के पास आपने देखा हो, घर के बाजू में, आपके घरों के बाजू में जो लगी होती है यहाँ पे एक गड्ढा खोद के अंडरग्राउंड एक तार जाता है, जो कि इसके बाद जब घरों में आता है वो होता है ये अर्थ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मृत परिपथों पर कार्य करते समय फ्यूज बंधकों को पृथक कर दें, उन्हें सुरक्षिता में रखें तथा कुंजी पट पर लाइन पट पर मनुष्य है प्रदर्शित करें। देखिए ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाऊँ या उसी में समझा देता हूँ। चलिए यहाँ समझाता हूँ। अभी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना तो एक रिंग फीडर पढ़ेंगे। रिंग फीडर में क्या होता है, अगर ये समझिए यहाँ पे आपके बीच में सिटी है और ये जो आप सब स्टेशन है यहाँ पे इस सर्किट में सब स्टेशन से इससे भी यहाँ पे सप्लाई आएगी और दूसरे सब स्टेशन से भी यहाँ पे एक और सब स्टेशन है, पावर ग्रिड है, यहाँ से भी सप्लाई आएगी और इससे फिर बाकी की सिटी के सारी जगह पे सप्लाई दी जाएगी। इस रिंग के माध्यम से सारी सप्लाई दी जाएगी। पता लगा यहाँ से इस बीच में इस सर्किट में कहीं इस सर्किट ये जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड गया है, यहाँ पे कहीं हमारा फॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉल्ट आया है तो हमने लाइन को कहाँ से कहाँ सुधारने के लिए हमने लाइन को यहाँ से जा रही है, ये लाइन को यहाँ से कट कर दिया और इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया, समझिए यहाँ से कट दिया। अब ये लाइन तो यहाँ से फॉल्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से कट कर, यहाँ से कट कर। अब ये यहाँ से पास में तो है, इनके पास में इन्हें तो इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे भी अगर हमने कट करी, ऑलरेडी यहाँ से समझिए कि यहाँ से 2 स्विच थे, एक स्विच ए था और एक स्विच बी था, 2 स्विच थे यहाँ पे, जो कि सप्लाई दोनों कट करी हुई थी हमने यहाँ से और सप्लाई यहाँ से जा रही थी। पर अब अगर फॉल्ट आया तो हमने यहाँ से भी कट करी हुई है, यहाँ से भी कट करी हुई है। बट आप इन केस किसी बड़े व्यक्ति का फ़ोन आता है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर शिफ्ट ड्यूटी चेंज होती है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, शिफ्ट ड्यूटी चेंज हो, इन्हें फ़ोन आया यहाँ पे सब स्टेशन वालों को कि यहाँ पे जो सप्लाई है नहीं आ रही है। और आपने अगर ये कह रहा है ना कि कार्य प्रगति पर है, तो फिर बिजली कार्य प्रगति पर है, लाइन पट पर मनुष्य है, ये आपने तख्ती नहीं टांगी हुई है, तो फिर कोई और व्यक्ति इन केस आएगा और यहाँ से कोई 1 नंबर स्विच या 2 नंबर स्विच उठा दिया तो फिर यहाँ से सप्लाई जाना यहाँ शुरू हो जाएगी। भले आपका स्विच यहाँ से बंद है, आप तो यहाँ पे टांग दिया, यहाँ पर भी टांगना आपको ज़रूरी, सप्लाई चली जाएगी। और यहाँ पर जो लाइन पे व्यक्ति काम कर रहा हो, इसी कारण हादसे होते हैं और इसी कारण व्यक्तियों की जान आने जाती देखी है। इसलिए कोई भी स्विच ऑपरेटर आपकी लाइन पर चढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि इस सर्किट में, इस लाइन में लाइव करंट तो नहीं मौजूद हो रहा है, उसे न्यूट्रलाइज करें। एक लोहे की चेन लें और उसे अर्थ पोल के थ्रू आप उसे तार पर डालें। जैसे ये आपका पोल है, आप काम कर रहे हैं, ये पोल है, आपका पोल है, ये अर्थ है, आप इस पोल पे काम कर रहे हैं, इस पोल पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ से तार जा रहा है, ये तार जा रहा है, बहुत लंबी लाइन जा रही है, इस पोल पे लाइन जा रही है। तो आप अगर यहाँ पे काम करने चढ़े हुए हैं, नीचे आपकी सीढ़ी लगी हुई है, आप जैसे भी चढ़े हुए हैं, इसकी सहायता से आप चढ़े हुए हैं, तो फिर आप जब चढ़े हुए हैं तो इस तार को आप चेन लें, एक प्रॉपर चेन से इसको आप शॉर्ट करें। आप इसको ऐसे आप शॉर्ट करें, इसके बाद ही आप
लाइन पे काम करे। इफ़ इनके सप्लाई आती है, करंट आता है, इफ़ इनके पहले तो ये चार्ज होगा, जो चार्ज होगा उसके अंदर वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करके अर्थ पे डाल देगा, अर्थिंग पे चला जाएगा। और इफ़ इनकेस लाइन आती है तो फिर आपको इससे थोड़ी सुरक्षा तो एटलीस्ट मिल जाएगी कि आपको अगर हाथ टच रहा तो फिर हाथ टच रहा तो आप ज़्यादा नुकसान ना होते, आपको अर्थ के थ्रू वो नीचे चला जाएगा और सर्किट आगे का जो ट्रिप होगा अर्थ फॉल्ट के कारण, जो सर्किट इनकमर है वो पूरा की पूरा सर्किट, उसकी जो इनकमर है वो पूरी बड़ी MCB जो MCCB लगी हुई है वो पूरी MCCB ट्रिप हो जाएगी अर्थ फॉल्ट के कारण, तो आपकी जान सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अर्थिंग को पानी का पाइप लाइन से ना जोड़ें। ठीक है, बिल्कुल अर्थिंग को पानी के पाइपलाइन से जुड़ा, कई लोग कर देते हैं, ऐसी गलती तो होती नहीं है। अर्थिंग को हमेशा पानी देते रहना चाहिए, पर पानी की पाइपलाइन से अर्थिंग को ना जोड़ें। लोहे का पाइप जा रहा है तो अर्थिंग जोड़ दिए इसी में, ऐसा बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। कई लोग मतलब कोई तो करता नहीं है, फिर भी उन पर काम करने से पहले हाई वोल्टेज लाइनों, उपकरणों और कैपेसिटर में स्थिर वोल्टेज को डिस्चार्ज करें। देखिए मैं अभी बोला डिस्चार्ज करना, आपको जहाँ पे जस्ट अभी मैंने यहाँ पे सिखाया कि आप कहीं भी काम करें तो पहले डिस्चार्जिंग करें। लोहे की चेन को इस लपेटें और अर्थ से सर्किट प्रदान करें, इसके बाद ही आप लाइन पर काम करें। ठीक है, अब और नीचे आते हैं सेफ्टी फैक्टर इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, हम जानते हैं कि आघात की तीव्रता की प्रमुख कारण धारा, करंट का परिमाण, मैग्नीट्यूड और संपर्क की अवधि होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला Q = IT। देखो क्या कह रहा है, ये जो करंट लगता है वो करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है धारा पर। अगर शॉक जो लगा आपको धारा पर डिपेंड करता है, परिचित धारा ये मैंने लिखी हुई करंट, और मैग्नीट्यूड उसका परिमाण कितनी इंटेंसिटी का है, मतलब कितने एम्पियर करंट लगा है। 1 एम्पियर का है, बहुत 1 एम्पियर करंट बहुत होता है। 20 मिली एम्पियर करंट से ऊपर आपको फील होने लग जाएगा। 50 मिली एम्पियर पे आपको अलग अलग चीज़ें हैं, वो तो मैं बताऊंगा कि आपको झटका महसूस होगा, दर्दनाक अटैक आ सकता है, क्या हो सकता है, वो आपकी अलग अलग लेवल बने हुए हैं, आपको आगे बताऊंगा। और संपर्क, और दूसरी चीज़ संपर्क की अवधि, मतलब टाइम, ये जो चीज़ें हैं ये मैं ये बता रहा हूँ कितने समय तक। अगर करंट आपको ज़्यादा इंटेंसिटी कम समय तक, तब भी वो नुकसान करेगा, उतना ही नुकसान करेगा। जितने कम इंटेंसिटी का ज़्यादा समय तक लगेगा तब भी वो उतना ही नुकसान करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक सिखाता हूँ। ऐसा नहीं, मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको पूरी बेसिक सिखाऊंगा। समझिए ये लिखा हुआ है Q = IT, मैंने फॉर्मूला डाल लिखा हुआ IT। I है यहाँ पे करंट और ये है समय, टाइम, ये है समय। ठीक है, और ये है करंट। करंट की इकाई क्या होती है? कमेंट पे क्या होता है मैं बता देता हूँ। चार्ज आवेश एम्पियर होती है। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है। चलिए ठीक है, अब ये जो राशि है Q, इस राशि के क्या होगी? समानुपाती। मतलब ये राशि अगर समझिए A है, ये Q को मैं लिख दूँ, अगर A लिख दूँ, और A राशि अगर B के समानुपाती है तो अगर B बढ़ेगी तो A राशि भी बढ़ेगी, और अगर B राशि कम होगी तो A राशि भी कम होगी। अगर B राशि का मान 2 गुना बढ़ रहा है, अगर B 10 से हो रही है 20, तो फिर ये भी अगर 30 है तो ये 30 से हो जाएगी कितनी? 10 की कितनी हुई है? ये 2 गुना हुई है, तो ये 30 की कितनी 2 गुना हो जाएगी? ये हो जाएगी 60। ठीक है, तो जो परिवर्तन इस राशि में आया है, अगर राशि एक दूसरे के इक्वल साइन, समान साइन के आमने सामने है तो यह राशि समानुपाती कहलाती है। ये थोड़ा सा वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐसा कहा था आपको, सिर्फ कहा नहीं था, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा जो आपकी ट्रेड से ट्रेड होगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। इससे कम न्यूमेरिकल आगे चीज़ें समझने में बहुत आसान होगा। और अगर यही राशि ये समानुपाती हो गया, ये दोनों राशि समानुपाती, अगर समय की अवधि बढ़ेगी तो भी चार्ज बढ़ेगा, अगर करंट का मान बढ़ेगा तो भी चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, अगर यही राशि यही अब और देखिए एक सेकंड, अगर यही राशि A और ये समानुपाती का चिन्ह होता है 1:1:B में आ गई। 1:B में आ गई, ये A है और ये B है। अब ये राशि अगर बढ़ती है, B राशि अगर बढ़ती है
तो फिर ए राशि अब यहाँ बढ़ेगी नहीं, अब ये राशि कम होगी। ये होता है व्युत्क्रमानुपात। अगर ऐसा लिखा होता, अगर मैं इसी का एग्जांपल दूँ, Q इज इक्वल टू I अपॉन T, 1/T होता है, 1/T होता है, तो समय बढ़ने पर आवेश कम होता है। बट ये ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, जैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ कि अगर ए राशि कम हो, ए राशि बढ़ेगी तो बी राशि कम हो, उसी स्तर से बी राशि कम हो। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती में और ये होता है समानुपाती। ठीक है, अगर अभी भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। ओह सरलता से मैं शायद कोशिश और ना कर पाऊँ, बट फिर भी आपको समझाने की कोशिश करें। अब क्या चीज़ें इफेक्ट करती है व्यक्ति की आयु। देखिए मैं बताया था कि छोटे बच्चे को अगर अर्थिंग का भी करंट लगता है रेफ्रिजरेटर से तो उसके लिए बहुत घातक होता है। ठीक है, शरीर का प्रतिरोध इफ इन केस मैं कहूँ कि आप गीले शरीर में हैं, आपकी बॉडी गीली है और फिर आपको कोई अर्थिंग लगती है, सेम रेफ्रिजरेटर के पीछे आप हाथ लगाते कूलर में, तो फिर आपको ज़्यादा जम के झटका लगेगा, बाकायदा कि अगर आप सूखी अवस्था में आपका शरीर। इंसुलेशन फुटवेयर नहीं पहना या गीली फुटवेयर पहनना। हाँ देखिए, ये मैं फुटवेयर की बात अभी कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे बात करी थी कि रबर बैटिंग नीचे बिछी होनी चाहिए, चटाई पर खड़े हों, रबड़ की चटाई, देखिए रबड़ की चटाई पर खड़े हैं। ये भी यही बात कर रहा है कि अगर आप चटाई पर खड़े रहें, आप इंसुलेटेड रहें, आप जूते पहनकर इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, इंसुलेटेड हैं, तो आपको करंट कम लगेगा, और अगर नहीं पहने आपने जूते तो आपको करंट वही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मौसम स्थिति, नमी है मौसम में तो भी सेम फॉल्ट होता है, क्योंकि नमी जब होता है तो फिर करंट इजी से हवा की सहायता से फ्लो हो जाता है, हेवी एक्सटेंशन लाइन, कोरोना इफेक्ट वगैरह वो सब आगे पढ़ेंगे। वो गीली या सूखी फर्श, ये भी डिपेंड करता है, पैर गीले हैं फर्श गीले हैं, बात तो एक ही है। मुख्य वोल्टता इत्यादि। ठीक है, मेन वोल्टेज इत्यादि। मेन वोल्टेज अब 220 की सप्लाई है या 440 में आपको 3 फेज में आपको करंट लग रहा है या सिंगल फेज में आपको करंट लग रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है। 3 फेज का करंट बहुत घातक होगा। यदि सहायता निकट है तो चिकित्सा सहायता के लिए भेजें, फिर आपातकालीन उपचार करें, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप अकेले हैं तुरंत उपचार आरंभ करें, सुनिश्चित करें कि पीड़ित आपूर्ति के संपर्क में नहीं है। ठीक है, मतलब करंट के संपर्क में ना आए। ठीक है, विद्युत आघात, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। धारा का स्तर अधिक होने पर आघात पाने वाला व्यक्ति गिर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है कि कोई वर्कशॉप, अगर आप पोल पर हैं, समझिए आप पोल पर हैं, स्ट्रीट लाइट रिपेयर कर रहे हैं और आप इस सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं और अब स्ट्रीट लाइट रिपेयर कर रहे हैं और चालू लाइन है। अगर आप इन केस आप सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं, सीढ़ी ए शेप वाली लेडर है, लेडर जो है आपकी सीढ़ी जो है आप ए शेप वाली सीढ़ी है, आप इसके एक कोने पर खड़े हुए हैं, एक कोने पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप पोल की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये स्ट्रीट लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट है, आप इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपको करंट लगता है। और अगर आपको इस स्थिति में करंट लगता है तो 90% चांसेस है कि आप नीचे गिर जाएंगे। तो बस ये पॉइंट यही समझा रहा है कि आपको इस समय सुनिश्चित करना है कि धारा का स्तर अधिक होने पर आघात पाने वाला व्यक्ति गिर सकता है। तो आप आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप शुरू में ही कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड मास्टर, और ये लाइन आप ध्यान करें, जिससे उसे भयंकर पीड़ा होगी तथा संपर्क बिंदु पर कुछ जल जाने तक की संभावना होती है। बिल्कुल, जहाँ करंट लगता है, अगर हाई इंटेंसिटी करंट है तो वो स्किन जल जाती है। ठीक है, अब आगे और आते हैं। बाकी के पॉइंट जो है आप रीड कर सकते हैं, मैंने मेन पॉइंट्स टिक करे हुए हैं। हर एक लाइन अगर आपको रीड करके बताने लगा तो मैं रीडिंग ही करने लग जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन क्या करूँगा। इसलिए पीठ पर चोट जलने की स्थिति में नेल्सन विधि का उपयोग करें। देखिए नेल्सन विधि ये आपने सुनी होगी, अगर आप पहले से नेल्सन विधि मतलब मुंह से जो रेस्पिरेटर जो व्यक्ति है उसकी नाक से थ्रू, अपने मुंह से उस व्यक्ति की नाक के थ्रू सहायता से उसे रेस्पिरेशन, उसे श्वास प्रदान करना। ठीक है, अगर मुंह बंद हो ऐसी स्थिति में सेफर्स तथा नेल्सन विधि अपनाएं। देखिए नेल्सन, सेफर्स,
सिल्वेस्टर, ये तीनों विधि जो होती हैं इस बुक में, कहीं आप आगे तक भी जाएंगे तो आपको इस बुक में अगले पेज में, पिछले पेज में थी नहीं, अगले पेज में भी जाएंगे ना तो आपको इस बुक में वो विधि नहीं मिलेगी। NSQF लेवल 5 की बुक में भी अगर आप चल जाएंगे तो वो विधि नहीं मिलेगी। नई वाली बुक में ये सब विधि मेंशन ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, NSQF लेवल 5 की बुक खोलता हूँ। इसमें पुरानी वाली बुक जो है, इस पुरानी वाली बुक में थोड़ा बहुत आपको कंटेंट मिल जाएगा, सिल्वेस्टर शेफर विधि का शायद मिल जाए आपको थोड़ा बहुत। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें दिया, ये तो सारा उसमें भी अवेलेबल है जो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। माउथ टू नोज वगैरह थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ है। पर बाकी जो NSQF लेवल की जो नई वाली पुस्तक है, लेवल 5 की जो नई वाली 2000, हाँ ये वाली पुस्तक, इसमें भी नेल्सन वाली विधि या फिर कोई विधि का उपयोग इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 100% कंटेंट जो प्रोवाइड करूँगा वो मैं पर्सनल करूँगा। इसके बाद मैंने इस पर नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए सिर्फ इसने कौन सा विधि, माउथ टू नोज वाली एक विधि अपनाया, नेल्सन वाली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये है शेफर्स मेथड और सिल्वेस्टर मेथड के बारे में कोई जिक्र नहीं, और इसका एक्सप्लेन डायग्राम बस दिया हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखिए आप इंग्लिश मीडियम की पुस्तक या ये कंटेंट अपडेट हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुराना कंटेंट था उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थी, बट नई बुक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कई इन्फॉर्मेशन है जो माइनस कर दी गई हैं। तो 100% सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे कवर होगा, ऐसे कवर होगा, हम करें। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कवर होगा मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा सा दिखा दूं। मैंने सारी विधियां नेल्सन शेफर्स आगे पढ़ाई हुई है। पहले ये बुक का पहला चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, इसके बाद अगले चैप्टर में नेल्सन विधि, सारी विधियां ही आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक एक पॉइंट आपको सारे नोट करवाऊंगा मैं, पहले बुक्स में नहीं है, बट मैंने पर्सनली आपको पूरा कंटेंट देने का वादा किया है। तो मैं अगर शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल गया हो, हवा को बाहर करने के अलावा साफ पानी में भिगोकर साफ कपड़ा या साफ कपड़े में ढकने से दर्द से राहत मिलती है। देखिए अगर कोई घाव जल गया है, आपको कहीं जल गया है, तो उस पहली बात तो उससे स्किन को बिल्कुल ना निकालें। तुरंत आप समझिए कि स्किन निकाल दिए या फिर उसे आप बर्फ़ लगा रहे हैं या उसे आप रब करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक साफ रुमाल लीजिए या एक साफ कपड़ा लीजिए, उसे गीले पानी में डूबिए और उसे हवा लगने दीजिए उस पोर्शन को, और उस पोर्शन को पर्टिकुलरली उस रुमाल से गीले कपड़े से ढक दीजिए, और उसे उस व्यक्ति को ठंडक मिलेगी और उसे हॉस्पिटल की ओर लेके जाएं साथ, ताकि उससे बेहतर उपचार मिल सके। इसके अलावा उपचार ना दें। हाँ, ये भी कहीं कह रहा है कि इसके अलावा आप कोई उपचार ना दें, आप सिर्फ कपड़े गीले कपड़े से ढाकिए। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई हिस्सा कट गया है, फिर केस उंगली कट गई किसी व्यक्ति की, या फिर कुछ ज़्यादा गहरा घाव हो गया है, नस से ब्लीडिंग हो रही है, नर्व से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करें, अनुभवी व्यक्ति को दिखाया जाए। ये अनुभवी व्यक्ति को दिखाना चाहिए। देखिए बुक भी कह रहे हैं अनुभवी व्यक्ति को दिखाना चाहिए, या तो एक्सपर्ट देखें या आप उन्हें अपने हाथ पर ट्रीटमेंट ना करें कि आप कपड़ा बांध रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट व्यक्ति ही इस सिचुएशन को हैंडल करें। अब नॉन स्किल या सेमी स्किल व्यक्ति तो उसको इस सिचुएशन को हैंडल ना करें। देखिए अगर कोई व्यक्ति फेटल होता है तो उसको इंजोर्ड पोर्शन जो होता है उसे ऐसे कपड़े के नीचे, अगर उसका हाथ टूट गया, इंजोर्ड पार्ट है, उसे थोड़ा सा हाइट पे चढ़ा के रखें ताकि ब्लीडिंग वगैरह हो, उसका प्रेशर थोड़ा कम हो और व्यक्ति को रिलैक्स फील हो, और व्यक्ति गर्दन ऊपर करे ताकि उसे सांस लेने में सहायता प्रदान। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए उसमें डायरेक्शन प्रेशर अप्लाई करें। अगर कट गई है, किसी का भाव कट लग गया है तो उसे कवर करें, उसे पट्टी लगाएं, उसमें जिससे कब ब्लीडिंग लगे उसे कुशन पंच लगाए, ड्रेसिंग करें उसकी, और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल पैड लगाकर उसे हॉस्पिटल लेके जाएं जहाँ पे उसे स्टिचेस वगैरह लगेंगे और उसका आगे का इलाज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं चिन्ह की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चिन्ह, ये हमेशा हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है। आपने भी देखा हो क्वेश्चंस बनते ही हैं। ये बेसिक जो है, कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं, कितने प्रकार के मैं आपको चलिए अभी बता दूं। चिन्ह क्या होते हैं, हर अपना ट्रैफिक के हों, हर संस्थान में अपने चिन्ह से देखें, चाहे मॉल्स में चले जाएं, आप वर्कशॉप में चले जाएं, सारे ये इसी प्रकार के चिन्हों का आपने
देखा होगा एक किस अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक, प्रोहिबिटेड साइन, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आवश्यक चिन्ह, इसे कहते हैं इंग्लिश में मैंडेटरी चिन्ह। यह एक्टिविटी आपको करनी है वर्कशॉप में, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, जैसे हेलमेट पहन, गाड़ी चलाने के समय हेलमेट पहने, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स पहने इलेक्ट्रिकल काम करते समय, ये सारे मैंडेटरी होते हैं, मतलब ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जो होती हैं नॉर्मल निषेधात्मक चिन्ह, मतलब ये जो दिख रहा है ये निषेधात्मक ही है, मतलब इन्हें चीज़ों का फॉलो नहीं करें, पेट्रोल पंप पे मोबाइल का उपयोग ना करें, ये सारी चीज़ें जैसी चीज़ें ये निषेधात्मक है। सावधानी या चेतावनी, इसे सावधानी चेतावनी भी कहते हैं, और एक सूचना, ये 4 प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली, ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। अब इनके बारे में हम बेसिक्स पढ़ेंगे। पहला है प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड चिन्ह जो होता है इसकी आकृति वृत्ताकार होती है, ठीक है। वृत्ताकार मतलब गोल होती है, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊँ, मुझे पैर दुख रहे हैं थोड़े से, ठीक है। चलिए, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह, ठीक है। मतलब ये जो बैकग्राउंड होगा, ये बैकग्राउंड जो होगा, ये बैकग्राउंड होगा वाइट, चिन्ह होगा ब्लैक कलर का, और ये जो स्लैश जो दिख रहा है आपको, ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है, ये होगा रेड कलर, ठीक है। अब ये तो हो गया चिन्ह का, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या प्रदान करना है? ऐसा ना करने को दर्शाता है, मतलब निषेधात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ऐसा कार्य आप ना करें, ठीक है। ये चिन्ह किसका है? धूम्रपान निषेध का, ठीक है। मैंडेटरी साइन, अनिवार्य साइन, इसका अर्थ क्या होता है? क्या करना चाहिए दर्शाता है, मतलब ऐसा आप ग्लव्स पहने, क्या करें, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये जो चिन्ह हैं ये दर्शाते हैं कि ये एक्टिविटी आपको करनी है कार्यशाला में। इसकी आकृति गोलाकार होती है, वृत्ताकार होती है, ठीक है। रंग क्या होगा? नीले पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह, मतलब बैकग्राउंड जो होगा इसका बैकग्राउंड होगा ये वाला पूरा जो ब्लैक दिख रहा है इसमें, ये होगा ब्लू कलर का, एक्चुअली में ये ब्लू कलर का, और जो चिन्ह बना होगा ये वाइट कलर का बना होगा, ठीक है। इस चिन्ह का क्या अर्थ हो गया? इस चिन्ह का अर्थ है हस्तरक्षक पहने, मतलब हैंड ग्लव्स पहने, ठीक है। अब तीसरा चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह, इसे इंग्लिश में कहते हैं वार्निंग साइनेज। अब ये होता है त्रिभुजाकार, ठीक है, ये ट्रायंगुलर होता है, ये याद रखिएगा। इनके आकार भी याद रखना है आपको, इनकी कलरिंग भी याद रखना, और इनकी क्या मीनिंग होती है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब रंग क्या है इसका? काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीला कलर, ठीक है। ये जो बॉर्डर है ये ब्लैक कलर की होगी, ये बॉर्डर ब्लैक कलर की होगी, और चिन्ह भी ब्लैक कलर का होगा, और जो बैकग्राउंड होगा ये होगा येलो कलर का, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? सावधान, वैद्युत आघात का भय, ठीक है। अब इसका अर्थ होता है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, हिंदी में क्या कहेंगे? सावधान, वैद्युत आघात का भय, ठीक है। अब इसमें अब अपने आप NSK वाली कोई भी बुक पढ़ेंगे, NSK लेवल 4 की बुक है या फिर NSK लेवल 5 की बुक, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है डेंजर 415 वोल्ट। ऑप्शन जब आएंगे आपको तो A B C D समझिए 4 ऑप्शन आया, उसमें एक ऑप्शन में डेंजर लिखा हुआ, खतरा। और लोग क्या, हाँ मैंने देखा और जल्दबाजी में होते हैं, लोग क्या टिक कर देते हैं, मैंने बुक में तो देखा था, तो मुझे ध्यान आएगा और वो कर देता है टिक खतरा, डेंजर को टिक करके जाता है ये वाला। बट ये आपको टिक नहीं करना है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस करा है। आपको क्या टिक करना है? इसका अर्थ डेंजर नहीं है, ये इस साइन का साइन, ये पूरा एक कंप्लीट साइन है। इसके बारे में जैसे इस चिन्ह में नहीं लिखा हुआ है ना कि हैंड ग्लव्स पहने, इस चिन्ह में नहीं लिखा हुआ, वैसे इस चिन्ह में भी नहीं लिखा हुआ, ये पूरा एक ही चिन्ह है, इस चिन्ह में भी नहीं हुआ है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सावधान, वैद्युत आघात का भय, ये इस चिन्ह में भी नहीं लिखा हुआ है। पर आपको क्या करना है? इसे टिक करना है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, आपको डेंजर खतरा में टिक नहीं करना। चौथा आता है इन्फॉर्मेशन साइन, इसका आकार क्या होगा? इसका आकार होता है वर्गाकार अथवा आयताकार, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। इसका रंग कैसा होगा? हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, मतलब बैकग्राउंड होगा इसका ग्रीन, मैंडेटरी का कौन सा था? ब्लू, चिन्ह था व्हाइट, पर इसका चिन्ह है व्हाइट, इसका भी चिन्ह व्हाइट है, बट इसका बैकग्राउंड है ग्रीन कलर, ठीक है। बैकग्राउंड हरा, चिन्ह है सफेद, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है, हॉस्पिटल का है ये। सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करी जाती है, इंफॉर्मेशन साइन में सूचना सामग्री की सूचना प्रोवाइड करी जाती है। अगर ये लिख के आया है तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी चिन्ह नहीं टिक करना है, इसे क्या करना चाहिए यह टिक करना है आपको अनिवार्य चिन्ह में,
क्या करना चाहिए, ये टिक अनिवार्य चिन्ह में अगर लिख के आता है सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदान करना, तो अनिवार्य में नहीं आएगा, ये आएगा सूचना चिन्ह। ठीक है, अब ये कुछ और बेसिक, अब थोड़ा और डेप्थ में बढ़ते हैं। ठीक है, अब आए निषेधात्मक चिन्ह और कुछ प्रकार है, स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम्स। अब पहले तो अब मैंने आपको कलरिंग किसकी समझा दी थी, मैंने समझा दी थी इसकी सिंबल की कलरिंग। ठीक है, सिंबल की कलरिंग क्या थी, काला रंग का चिन्ह होगा, ये देखिए काला रंग का चिन्ह मैंने टिक किया हुआ, काला रंग का चिन्ह। ये जो स्लैश बना होगा, कट जो हमारे को लाल रंग का बना होगा। ठीक है, और अगर ये जो बैकग्राउंड होगा ये सफ़ेद रंग का। पर अगर अब आपको पूछ लिया, आप ये तो चिन्ह के बारे में आ जाए ठीक है, बट कई बार इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो लिखा हुआ, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला पट होगा, चिन्ह पर जो डिटेल का जो पट होगा, जो पट्टी जो डिटेल देगी, उसका चिन्ह का कलर क्या होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चारों चिन्ह की आपको जो पट्टी होती है जिसमें लिखा होता है कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट ऐसे लिखा होता है ना, आपने पढ़ा होगा जिसको, वो लिखा होता है, तो लिखावट जो होती है वो किस चिन्ह की होती है। तो इसका बैकग्राउंड होगा सफ़ेद रंग का और जो लिखा जाएगा ये काले शब्दों में। ठीक है, किसमें, निषेधात्मक में लिखावट जो होगी बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और जो लिखा जाएगा बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का लिखा जाएगा वो काले रंग। बाकी चिन्ह होगा इसका रंग आपको मैं बता चुका हूँ, ऊपर भी बताया पहले। अब आए हम मैंडेटरी साइनेजेस पे, आवश्यक चिन्ह। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसके बाद इसकी कलरिंग वगैरह सब मैं समझाऊंगा आपको। अब क्या गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में आ गया हेलमेट, नॉर्मल वियर हेड प्रोटेक्शन, इसका मतलब सर की सुरक्षा पहने, हेड की सुरक्षा, सर की सुरक्षा पहने मतलब वियर हेड प्रोटेक्शन, ये है इसका अर्थ। इसमें आपको टिक नहीं करना है हेलमेट के ऑप्शन को, इसमें आपको सन ग्लासेस, आई ग्लासेस टिक नहीं करना है। वियर आई प्रोटेक्शन, आंखों की सुरक्षा सामग्री को पहने, ठीक है, इसमें आपको टिक करना है। इसमें आपको ग्लव्स टिक नहीं करना है, इसमें बूट्स फुटवेयर टिक नहीं करना है, इसमें मास्क टिक नहीं करना है, इसमें हेडफोन्स ईयरफोन्स टिक नहीं करना है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपरली हर किसी का, तो आप अभी से याद कर लीजिए। इसमें है अगर गोल वाले में आया, आवश्यक चिन्हों में आया, तो ये डायरेक्टली, तो इन बाकी के चिन्ह में, क्वेश्चन वाले चिन्ह में डायरेक्टली बताया गया है कि क्या चीज़ है। बट अगर ये इनमें बताया कि वियर, आगे भी बताया, आगे और चिन्ह है, आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, उनमें भी क्या क्या चीज़ें हैं। वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर हैंड ग्लव्स, वियर हैंड ग्लव्स, देखिए मैंने बोला ना वियर हैंड ग्लव्स, ग्लव्स अगर लिखा है तो नहीं, वियर हैंड प्रोटेक्शन एक ऑप्शन लिखा होगा वो टिक करना है। हैंड ग्लव्स आएगा वो भी टिक नहीं करना है, ग्लव्स आएगा वो भी नहीं टिक करना है। तो आपको वॉश हैंड्स आएगा वो भी टिक, यहाँ पे वॉश हैंड्स और इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगा। ये वॉश हैंड, ये अलग से है, ये वॉश हैंड्स, ठीक है, इनमें वॉश हैंड में इन पर वियर रेस्पिरेटर, वियर मास्क नहीं आएगा इसमें, ठीक है, वियर सेफ्टी हार्नेस अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब इसकी कलरिंग पढ़ लीजिए, एडजस्टेबल बैंड जो वॉश हैंड्स, ठीक है। अब इसकी कलरिंग, लिखावट की जो कलरिंग होगी, इसका भी बैकग्राउंड सफ़ेद होगा और जो राइटिंग होगी ब्लैक कलर की, बहुत ईजी सिंपल है। बैकग्राउंड वाइट कलर का और जो कलरिंग होगी लिखावट की वो होगी काले रंग की। सिर्फ चेंज इसमें किस में आता है, इसमें होता है बैकग्राउंड, क्वेश्चन वाला जो होता है, क्वेश्चन वाला जो होता है कि ये चीज़ें सावधानी चिन्ह जो होते हैं, सावधानी चिन्ह में बस आता है, बाकी में तो वाइट ही रहता है बैकग्राउंड और ब्लैक अक्षर से लिखा जाता है। लिखा तो इसमें ब्लैक अक्षर जाता है, सिर्फ इसमें होता है कि बैकग्राउंड जो होता है ज़्यादा थोड़ा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। कौन सा, ये वाला सावधानी वाला, और इसमें चिन्ह जो होगा ब्लैक कलर का होगा और बैकग्राउंड चिन्ह का जो होगा येलो कलर का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन आता है मैं ये बताता हूँ। ये रिस्क ऑफ फायर, ये तो बहुत ईजी है। फायर, अगर फायर अकेले लिखा जाए, फायर एक्सटिंग्विशर लिखा जाए तो नहीं टिक करना है, आपको क्या टिक करना है, रिस्क ऑफ फायर, आग का खतरा टिक करना है। ये अभी मैंने बताया इस वाले सेकंड वाले चिन्ह में आपको खतरा टिक नहीं करना है, डेंजर टिक नहीं, डेंजर कहाँ टिक करना है, डेंजर होगा ये है डेंजर का साइन, ये वाला साइन जो पता नहीं क्यों पॉप अप आ रहा, अगली बार से नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस। जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, ये है, ये खतरे का चिन्ह, ये ठीक है। ये भी खतरे का चिन्ह है, ट्रकों के पीछे लिखा होगा आपने, ट्रकों के पीछे लोग डीजल टैंकर के पीछे पेंटर होने का नॉलेज होता नहीं है, वो ये वाला चिन्ह ये बना के, मास्क बना के या बना के नीचे लिख देते खतरा, तो आपने सोचा रहे मैं ट्रक के पीछे देखा था तो मैं टिक कर दूँ, यही गलती होती है प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकली मिस्टेक्स बता रहा हूँ। इसका मतलब है टॉक्सिक हैजार्ड, यहाँ खतरा टिक नहीं करना है आपको, इस वक्त पे खतरा टिक नहीं करना है,
ठीक है। खतरे का चिन्ह ये होता है, उल्टा आई वाला याद कर लो, खतरे का चिन्ह ये होता है, ये भी रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खतरा होता है। ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंस, यहाँ पे वॉश हैंड्स नहीं टिक। अब ये देखिए, ये भी वॉश हैंड्स है, आपको अगर पढ़े नहीं होंगे तो आपको यहाँ भी वॉश हैंड्स टिक कर दोगे, ये दोनों में कन्फ्यूज हो जाओगे। वॉश हैंड्स, यहाँ वॉश हैंड से प्रॉपरली नल बना हुआ, हाथ वॉश होते दिख रहे हैं, बट ये वॉश हैंड से कोरोसिव, क्षरण वाले सब्सटेंस, मतलब रस्ट वाले सब्सटेंसेस हैं, ये उनका चिन्ह वाला है। अब एक और आता है ये रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस का होता है ये वाला चिन्ह, लेज़र बीम का अलग होता है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे बीम से वगैरह जो होती हैं और ये होता है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे लेज़र पे टिक नहीं कर देना, अगर ये चिन्ह दे देगा और ऑप्शन में लिख के आएगा लेज़र बीम, तो ये रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है, ये चिन्ह देते देते आप इसको लेज़र बीम टिक नहीं कर देना। लेज़र बीम को छोटा सा एक डॉट बीम आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको लेज़र बीम निकलती दिख जरूर नहीं, आपको कंफ्यूज करेगी। ऑप्शन में ए ऑप्शन में सबसे पहले वो लेज़र बीम लिख के ही देगा, 4 ऑप्शन में से। आप पर यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, याद करोगे, 4 बार 5 बार रिकॉग्नाइज करोगे, डायग्राम को आप यहाँ पे इसको हाइड करके रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब आपको चिन्ह दिख जाए तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ओवरहेड हैजार्ड है, यहाँ पे कोरोसिव सब्सटेंसेस मत टिक करिएगा। ओवरहेड हैजार्ड में सर से ऊपर से गिरने वाली चीज़ें टकरा जाए वैसी चीज़ें। ठीक है। अब आएगा ओवरलोड, ये आएगा ओवरलोड। ओवरहेड लोड, मतलब ओवरहेड लोड पे ये वाला चिन्ह, ये भी आ जाता है, बीच में पूछे जाने लगा था ओवरहेड लोड, ईजी था, ठीक हो जाता। फ्रेजाइल रूफ, अब इसमें पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, फुट क्रॉसिंग, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा लिख करके आता है, कोई भी ऑप्शन पर नहीं टिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे फ्रेजाइल रूफ, कमज़ोर छत टिक करके आना है, मुझे ये टिक। फॉर्क लिफ्ट ट्रक, ये ट्रक है, ड्राइव स्लो, ऐसा कुछ लिख के आता है, गिव अवे, स्टॉप, ऐसा कुछ लिख के आता है तो आपको टिक नहीं करना है, फॉर्क लिफ्ट ट्रक टिक करना है। इसका मैंने कलरिंग आपको बता दी। ठीक है। अब आगे पूरे चिन्ह मैंने प्रॉपरली 100% कंप्लीट करा है, कोई भी चिन्ह नहीं ड्रॉप किया है, सबको प्रॉपर। आगे के थोड़े बहुत चिन्ह बाकी हैं और अभी आगे आएंगे, अपन आगे और पढ़ेंगे, इसके बाद आएंगे फायर के बाद। ठीक है। अभी तक आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, आधे घंटे को लगभग ये चैप्टर और थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। अब हम जाते हैं फायर में। अब ये जो ये QR जो होता है इसमें थोड़ा बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन करता है, ये ऐसे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन करके नहीं देता है, बेसिक एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है। अब फायर, आग कैसे लग जाती है? आग तब लगती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद हो, ईंधन हो, लकड़ी हो जलाने के लिए, डीजल हो। पानी पर आग नहीं लग सकती, इसलिए क्या है, ईंधन होना चाहिए। ईंधन के साथ साथ उस जगह पे ऑक्सीजन होना चाहिए, और गर्मी जब तक नहीं होगी, बर्फ़ में तो आग नहीं लगा सकता, बर्फ़ में आग कितनी मुश्किल से लगती है। बर्फ़ में आग लगा जितना ही मुश्किल होगा उतना ही, अगर आप राजस्थान में कहीं किसी धूप वाली जगह पे आग लगाएंगे, कहीं गर्म हो वर्कशॉप में आग लगा, उतना ही आसान होगा। ठीक है। तो हीट, गर्मी होनी चाहिए, फ्यूल, ईंधन होना चाहिए, थर्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मौजूद होगी तब जाके आग लगेगी। अगर इनमें से कोई एक, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई काट दिया आपने तो आग बुझ जाएगी, या तो ईंधन, लकड़ी ही हटा दिया आपने तो ईंधन बुझ जाएगी। केरोसिन है, वो आपके केरोसिन हटा दिया तो आप आग बुझ जाएगी। हीट, गर्मी ही हटा दी आपने, वहाँ ठंडक कर दी, पानी डाल दिया तो भी आग बुझ जाएगी। ये आग लगने के लिए 3 जरूरी है, इनमें से एक भी कंटेंट अगर कम हो गया, एक भी कंपोनेंट कम हो गया तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। इसके बारे में ये बेसिक है। कोई भी पदार्थ, द्रव, ठोस या गैस तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। ठीक है। ये भी यही कह रहा है। फ्यूल के बारे में हो गया। हीट, कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलता है, आरंभ होता है। ठीक है। मतलब एक ट्रांसफॉर्म ऑयल का जो होता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड आग पकड़ेगा। ये सब टेम्परेचर हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो हम सब बताएंगे। टेम्परेचर बता रहा हूँ, किसी टेम्परेचर पे जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉईल होना शुरू होता है, पर वो गर्म तो आप नॉर्मली थोड़ा 100 डिग्री पर ही गर्म, तब वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। इस हर चीज़ का टेम्परेचर अलग होता है, हर चीज़ अलग टेम्परेचर पहुँच के आग पकड़ती है, जलने वाली वस्तु। यह परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। ठीक है। डीजल का अलग होगा, पेट्रोल का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है। तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो वे वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा वह यह वाष्प जिससे यह आग लगती है। ठीक है। फ्यूम्स से आग लगती है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन
सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित रहती है। बिल्कुल सही। अगर देखिए, अब मैं बताऊं, अगर कोई बंद कमरे में आग लग गई है ना, तो उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन रहती है तो वो आग जलती जाती है, खिड़कियाँ खुली रहेगी तो और उसे ऑक्सीजन मिलती जाएगी और वो आग बढ़ती जाती है, इसलिए घरों में आग बहुत जल्दी फैल जाती है। ठीक है, पर अगर बंद कमरे में आग लगी है तो आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस कमरे में CO2 इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे बंद कमरे में। इसलिए कहाँ जहाँ लकड़ी कपड़ा वाली आग लग रही है, मतलब बंद कक्ष में आग लगी हुई है, तो आप इस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से ना बुझाएं, क्योंकि कमरे में CO2 इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप बेहोश हो जाएंगे। आग बुझी नहीं बुझी तो इसकी श्योरिटी नहीं, क्योंकि आप तो बेहोश हो गए। अब 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं आग बुझाने की, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने की आग को बुझाने की 3 प्रकार की विधि होती है। एक होती है स्टार्विंग, दूसरी होती है स्मूथरिंग, तीसरी होती है कूलिंग। ठीक है, स्टार्विंग को कहते हैं ईंधन की आग को रोकना। ठीक है, स्टार्विंग और स्मूथनिंग का मतलब ओ से समझ जाएगी। ओ, ये मैंने ओ देखी, जो ओ पकड़ा हुआ। अब याद करने की ट्रिक बताने का आता ना, ये सब बताता हूँ। स्टार्विंग एक नाम हो गया, स्मूथनिंग एक नाम, कूलिंग एक नाम, COO। कूल से याद रखिए वाटर, ठंडा करना। कूल से याद रखिए कूल, ठंडा ठंडा, कूल से आप कूल से याद रखिए पानी, वाटर, मतलब पानी का उपयोग करके आग बुझाना। ये लिखा भी हुआ है इसमें, देखिए, ताप कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, इसमें से कोई भी एक तत्व का आग बुझाएगा। ये तीनों में से कोई एक तत्व। ठीक है, अब इस कूलिंग का याद रखेंगे ट्रिक से, आप वाटर याद रखेंगे। अब दूसरी आती है स्मूथरिंग। पहले स्टार्विंग में हम फ्यूल की ईंधन की सप्लाई को कट करेंगे, ये एक कट दिया अपन ने तो आग बुझ जाएगी। स्मूथरिंग में हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेंगे तो आग बुझ जाएगी। कूलिंग में हम हीट को कट करेंगे तो आग बुझ जाएगी। अब स्मूथरिंग कैसे, ये ओ मैं आपको बता रहा था, ओ को पकड़ना है। ओ का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन को, ओ से ऑक्सीजन। ये एक ट्रिक याद करने की। कूलिंग को याद करने की वाटर, स्टार्विंग को याद करना, बस रह गई एक अकेली तो है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कारक को हटाने से आप बुझ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ के पॉइंट। फायर कितने प्रकार की होती है। अब आपने बहुत पढ़े होंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग पुस्तकों में लिखा गया है, बट आपको बेसिकली जो आपको मान के चलना है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस पुस्तक की है। जो इसने बोल दिया वो आपके लिए मान्य है। ठीक है, क्लास A फायर होती है लकड़ी, कपड़ा, कागज़ की आग। ठीक है, सबसे प्रभावी जैसे पानी से ठंडा करना। अब इसका ऑप्शन आपको पूछा गया, क्लास A की फायर किस विधि से बुझाया जाएगा। ऑप्शन में आगे स्टार्विंग, स्मूथिंग और कूलिंग, और एक और कोई ऑप्शन में दिया इनमें से कोई भी, या फिर सभी, इनमें से सभी। तो फिर ऐसा कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको पहले तो याद रखना है कि इस प्रकार की आग को, क्लास A की आग को कूलिंग की सहायता से, मतलब पानी डालकर बुझाया जाता है। मतलब क्लास A फायर लकड़ी, कपड़ा, कागज में लगी आग को पानी डालकर बुझाया जाता है। इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं कूलिंग। ठीक है, 3 प्रकार की प्रक्रिया अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़े थे, और तीनों में से एक है कूलिंग। इस विधि से इसको बुझाया जाता है। ठीक है, अब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहाँ नहीं करते, ऑप्शन बन के आता है। या तो क्लास A फायर को बुझाने के लिए हम किस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ जवाब आएगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस प्रकार की अग्नि पर नहीं किया जा सकता। वहाँ ABCD क्लास A की फायर लिखी होगी, तो वहाँ ऑप्शन टिक करना है क्लास A। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आता था, बीच में आना बंद हो गया, बट अभी फिर से मुझे देखा जा रहा है कि कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। क्यों इस्तेमाल नहीं करते, मैंने आपको बताया कि कमरे में, बंद कमरे में ये क्योंकि लकड़ी, कपड़ा और एक कागज बंद कमरे में मुश्किल, खुले मैदान पर तो ये पाए नहीं जाते हैं। अगर बंद कमरा है और अगर आप वहाँ जाकर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर लेते हैं, तो उस कमरे का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और अगर से ज़्यादा लो हो जाएगा, वैसे आग जलती रहती है तो ऑक्सीजन लेवल कम, धुआं ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बेहोश हो सकते हैं। इसलिए बस इस्तेमाल नहीं करें। क्लास B की फायर कहते हैं पेट्रोल, डीजल, मतलब इसे कहते हैं फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफाइड सॉलिड्स। मतलब समझ जाइए, मतलब ड्रम में डीजल भरा हुआ लिखा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किया। अब इसको बुझाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, स्मूथनिंग। ओ मैंने पकड़ाया था आपको, ठीक, फिर से याद करो। ओ मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काटेंगे। अब ऑक्सीजन की सप्लाई काटेंगे किसमें, अब तरल बह रहा है, अब इसमें पानी, तो पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कभी ना करें। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको देखा होगा, कभी आपने शादी वगैरह में गए, दाल तड़का रेस्टोरेंट वगैरह देखे होंगे, तो आप तवे में कैसे आग एकदम से अगर नीचे फ्लेम जलती रहती है, तो उस फ्राइंग पैन में कितनी जम के आप फायर होता है, बस वैसा ही हाल हो जाएगा अगर आपने इस जलती हुई आग में अगर आपने पानी डाल दिया तो।
इस जलती हुई आग में अगर आपने पानी डाल दिया है तो वही हो जाएगा कि बहुत हाइट पर फ्यूम्स उड़ेंगे और आग और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, और आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस आग में गलती से भी पानी ना डालें, ठीक है। और इस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई, हवा की सप्लाई को काटते हैं। तो अब कैसे काटेंगे, किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, इसको बुझाने का अब ये सीक्वेंस है, मैंने लिखा हुआ है 1, 2 और 3। पहला है फोम। ऑप्शन में अगर ये तीनों ऑप्शन आ गए, इन केस चलिए अगर ये तीनों ऑप्शन आ गए, या ये 2 आ गए, या पहला दूसरा आ गया, फोम, सूखा पाउडर और CO2, 3 प्रकार का इसके, इनको आपको पूरा सीक्वेंस याद करना है। क्लास बी की फायर, फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे CO2 का, दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे अपने फोम, पहला इस्तेमाल फोम का, दूसरा इस्तेमाल करेंगे ड्राई पाउडर का, तीसरा इस्तेमाल करेंगे CO2 का, ठीक है। ये आपको तीनों का एज अ सीक्वेंस में आपको प्रॉपर्ली याद करके रखना है। फोम, ड्राई पाउडर, CO2, फोम, ड्राई पाउडर, CO2, ऐसा को याद करना है। यही सीक्वेंस पे याद रहना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, हो सकता आपको ट्रिक करना है फोम, पता लगा आपको ऑप्शन में फोम आया ही नहीं, अपने को याद करे गए थे क्लास बी के फायर, लिक्विड वाली फायर को बुझाने के लिए हम फोम का स्प्रे कर देंगे, मतलब लिक्विड बहता रहेगा, लिक्विड के ऊपर फोम की लेयर जम जाएगी तो ऑक्सीजन कट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। पर ऐसा आपने याद कर लिया, पर फोम ऑप्शन में नहीं आया, तो क्या आएगा ऑप्शन में, सूखा पाउडर आएगा। ये भी नहीं आया तो CO2 ऑप्शन में आएगा, ठीक है। वाटर लिखा होगा, अब भाई पानी तो डालना ही नहीं है, ठीक है। क्लास सी की फायर, क्लास सी की फायर किस प्रकार की होती है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। क्लास सी की फायर किस प्रकार की होती है, क्लास सी की फायर लिक्विफाइड गैस, LPG वाली गैस सिलेंडर जो घरों में होता है वो वाली। क्लास सी की फायर होती है लिक्विफाइड LPG वाली, ठीक है। अब स्मूथरिंग, इसको किस सहायता से बुझाया जाता है, क्लास सी की फायर को स्मूथरिंग की सहायता से बुझाया जाता है। स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी जाएगी, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई काटी जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई काटने के बाद ही इसका हम बुझाया जाएगा। इसका सीक्वेंस एक ही होता है। अगर गैस सिलेंडर में आग लग रही है तो या तो आप ब्लैंकेट कवर करें, वो आप ट्रिक्स अपने यूट्यूब वगैरह में, रील्स वगैरह में, इंस्टाग्राम में देखी होगी, या फिर आप पेपर में आता है तो वो सूखा चून, ड्राई पाउडर की सहायता से इस आग को बुझाया जाता है, ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्लास बी की फायर को, क्लास ई, कुछ बुक्स में क्लास ई भी पहुंच चुका है और वो क्लास ई को मेटल या इलेक्ट्रिक फायर को कहा गया, ठीक है। अब ये फायर कौन सी होती है, विशेष चून का विकास हो चुका है जो इस प्रकार की आग को बुझाने का तथा या नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी विधि क्या होती है, बाकी एक ही विधि में कूलिंग है, बाकी सारी विधि में स्मूथनिंग की सहायता, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर। अब ऑक्सीजन की तरफ पहला तो यहाँ पे सूखा चून आ गया, पर यहाँ पे है सबसे पहला हेलोन। हेलोन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC जो है, CCl4 जो है, आप इसका इस्तेमाल करके, पर ये आजकल बैन हो गया क्योंकि ये टॉक्सिक हो गया है हेल्थ के लिए, नेचर के लिए, इसलिए आजकल ये बैन कर दिया गया है। इसे दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हेलोन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रेफरेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, पहला है हेलन, ऑप्शन में आया तो सबसे पहले आपको हेलन टिक करना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर, ठीक है, और चौथा है और बाष्पीकरण। इससे निपटने के लिए तरल CTC बिजली के उपकरण में आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में बिजली के उपकरणों पर फोम या तरल जैसे पानी बुझाने वाले यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बिल्कुल प्रेफर करें और इन्हें अपनी बुक में लिखें भी, नोट पे भी लिखें और टिक भी करें। इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए हम पहला सीक्वेंस है हेलन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ड्राई पाउडर, ठीक है। इनके सहायता से आप आगों को बुझा, और इसमें कभी भी पानी या फिर फोम का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ठीक है। अब बाकी के कंटेंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस यहाँ तक किसी को कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है शायद आज की, एनीवेज आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको डाउट है तो मैं प्लीज़ आपका डाउट शेयर करूँगा, कमेंट में मेंशन करें। और अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें।